लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था जी हमने? 5 नंबर 5 किया था। 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं जी। 1 2 3 पेज नंबर 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 6। Edudor Limited issued fully paid equity shares of ₹80 each। ध्यान के रखना सर, इक्विटी वर्ड मेंशन तो हमें भी इक्विटी वर्ड मेंशन करना। इस बार फेस वैल्यू ₹80 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। बताइए फेस वैल्यू कितनी? 80। इश्यू प्राइस कितना? 100। एसपीआर कितना? 20। फॉर द परचेज ऑफ अ रनिंग बिजनेस, बिजनेस चलता हुआ है, फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स फॉर अ सम ऑफ 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए में 15 लाख रुपए परचेज कंसीडरेशन है। इतनी पेमेंट हमने करनी है, ये डिसाइड हुआ है फाइनल। शेयर्स कितने हैं ये बता रखा। आगे लिखा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या आइटम है? प्लांट है, ट्रक है, स्टॉक है, मशीनरी है, क्रेडिटर है। ये सर 5 आइटम दे रखे हैं, चलिए एंट्रीज पास करनी। चलिए एसेट को डेबिट में लिखते हैं। यस सर। अब तक जो क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में उसमें बस लिख दिया था टोटल एसेट्स इतनी है, तो हमने उसको सन्ड्री एसेट्स लिख दिया था। इस बार एसेट्स का नाम बता रखा है, सबका नाम लिखेंगे अलग अलग। प्लांट अकाउंट डेबिट 5 लाख, ट्रक अकाउंट डेबिट 7 लाख, स्टॉक अकाउंट डेबिट 3 लाख, मशीनरी अकाउंट डेबिट 6 लाख, 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 5 लाख, 2 गुप्ता ब्रदर्स 15 लाख। नोट करें यहां तक पर। हर एक एसेट को हमने डेबिट करा, लायबिलिटी को क्रेडिट करा, और जो वेंडर है, जो सेलर है, उसको भी क्रेडिट करा। आपने लिख दिया? हाँ जी, क्या करना? अच्छा ट्राई करो। मुझे बताइए एसेट कितने रुपए के लिए हमने? 21 लाख के सर हमने एसेट लिए। लायबिलिटीज 5 लाख की लायबिलिटी ली। तो अल्टीमेटली हमें पेमेंट कितनी करनी चाहिए थी? अगर हम 21 लाख की एसेट्स परचेज कर रहे हैं और 5 लाख की लायबिलिटीज परचेज कर रहे हैं, तो हमें पेमेंट करनी चाहिए 16 लाख। लेकिन हमने बार्गेनिंग करी और उसमें हमारा फाइनल जो डिसाइड हुआ 15 लाख हुआ। फायदा हो गया 1 लाख रुपए का। हमने अपने मेन काम से नहीं कमाया। ऐसे प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे प्रॉफिट्स को हम कैपिटल रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन अगर आए तो सेम क्वेश्चन आएगा, पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बताओ, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए पे टिक करना होगा। सर ये जीबी क्या लिखा? गुप्ता ब्रदर्स। सेकंड एंट्री करने में सक्षम है जी आप लोग? यस सर। तो सेकंड एंट्री में एक तो हमें पता है कि जो वेंडर है वही डेबिट होता है। जितने से क्रेडिट हुआ फर्स्ट एंट्री में उतने से ही डेबिट होगा सेकंड एंट्री। कैलकुलेट करना इक्विटी शेयर कैपिटल, और कुछ भी लिखना है क्या? एसपीआर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिफर। लेकिन सर क्वेश्चन में तो बताएं नहीं कि शेयर्स कितने, तो वर्किंग नोट बनाएंगे उसके लिए। वर्किंग नोट में नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, इसका कुछ फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? परचेज कंसीडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस। आप बताएं परचेज कंसीडरेशन 15 लाख। यश आप बताएं इशू प्राइस 100। सही कह रहे हैं, 100 या 80 आएगा बताइए? 100 सही है सर। इशू प्राइस कैसे निकालते हैं? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू 80 है, प्रीमियम 20 है, ऐड करके 100 रुपए आ गया।
15,000 रुपए क्या आया ये? शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। 15,000 सर मैं शेयर कैपिटल के भी सामने लिख देता हूँ, 15,000 में इसके सामने मल्टीप्लाई किससे करो? 80 को 80 यहाँ पर 80 नीचे 20 शेयर कैपिटल में सर फेस वैल्यू आएगी, एसपीआर में एसपीआर आएगा। इसी क्वेश्चन में ये पूछा हो सकता है एमसीक्यू के अंदर कि नंबर ऑफ शेयर्स बता दो, आपको फर्स्ट एंट्री में मेहनत नहीं करनी, सीधा 15 लाख डिवाइड बाय 100। बाकी एमसीक्यू के फॉर्म में भी करेंगे ऐसे क्वेश्चंस, इसी टॉपिक के सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हैं जी आगे। 7 मिनट। हाँ जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए जी हम। एड्यूडोर लिमिटेड इशूड 20,000 फुल्ली पेड शेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर शेयर दे रखे हैं पहले से। मतलब इस क्वेश्चन में सर वर्किंग नोट नहीं बनाना, मतलब वर्किंग नोट बनाते ही क्यों है कि शेयर्स कितने इशू करना है ये कैलकुलेट करने के लिए इस क्वेश्चन में पहले से बता रखा है कि शेयर्स कितने हैं। 20,000 शेयर्स हैं, इक्विटी वर्ड लिखा हुआ है तो हमें भी इक्विटी वर्ड मेंशन करना है। 80 रुपीस का एक शेयर है, 20 रुपीस का प्रीमियम, सेम क्वेश्चन हो गया जी, ये 100 रुपए हमारा इश्यू प्राइस हो गया। फॉर द परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस फ्रॉम गुप्ता ब्रदर्स, सर तो सेम सा क्वेश्चन लग रहा है, जिसमें भी प्लांट है, ट्रक है, स्टॉक है, मशीन है, क्रेडिटर है, अमाउंट भी सारे सेम है। मुझे बताओ 6th और 7th क्वेश्चन में फर्क है कहां? सर जो पीसी है परचेज कंसीडरेशन इसका अमाउंट नहीं दे रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 में क्या मिसिंग था कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने, सॉरी 6th में, 6th किया था हमने अभी। यस सर। 6th क्वेश्चन में क्या मिसिंग था कि शेयर्स कितने हैं, पीसी बता रखा था। अब 7th क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें उल्टा है, इसमें शेयर्स बता रखे हैं और पीसी मिसिंग है। सर ये इससे पहले वाले में सीआर क्या है? कैपिटलिज्म। अच्छा अच्छा जी मुझे बता दीजिए फटाफट से फर्स्ट एंट्री में मैं कहां क्या चेंज करूं, क्या लगता है? अमाउंट में चेंज आएगा सर। हाँ जी। उसका अमाउंट में चेंज आएगा। सर गुप्ता ब्रदर्स 15 लाख की जगह कितना लिखूं, 20 लाख। ये कैसे पता? सर एक दो हो जाएगा, 1200। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशू प्राइस। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट एंट्री का ये वाला अमाउंट नहीं पता, ऐसा ही है। यस सर। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री लिखने के बाद इसको स्किप कर देंगे और पहले सेकंड एंट्री कंप्लीट करेंगे, बाद में फर्स्ट एंट्री पढ़ेंगे। यस। फर्स्ट एंट्री पूरी लिख देंगे लेकिन इसका अमाउंट स्किप कर देंगे। सेकंड एंट्री कंप्लीट करने के बाद फिर इस एंट्री पर आएंगे। मैं सेकंड एंट्री पर आता हूं। सर तो सेकंड एंट्री में डेबिट का अमाउंट तो हमें पता ही नहीं है, यस सर। क्वेश्चन में बताएंगे पीसी कितना है, लेकिन हमें क्वेश्चन में ये पता है कि 20,000 शेयर हैं, 80 रुपीस फेस वैल्यू। यस सर। 20,000 शेयर हैं, 20 रुपीस एसपीआर, 16 लाख 4 लाख। ऑटोमेटिकली ये वाला अमाउंट पता लग गया, यस सर। 20 लाख। और हमें पता है सर वेंडर जितने से क्रेडिट होता है फर्स्ट एंट्री में उतने से ही डेबिट होता है सेकंड एंट्री में, तो यहां पर भी 20 लाख आएगा। समझ आइए और कैसे करा हमने, हम इस बार उल्टे चले हैं। हमने पहले सेकंड एंट्री का अमाउंट निकाला क्योंकि हमें शेयर्स पता थे, शेयर्स वाले अमाउंट की हेल्प से हमने पीसी कैलकुलेट करा, तो वेंडर के सामने आना, वही अमाउंट हमने यहां लिखा। समझ में आ रही बात इतनी? Yes, अब sir. आगे देखिए कि सर एसेट, एक मिनट आउट कंप्लीट करूंगा, पहले अपनी बात कंप्लीट करूंगा। एसेट्स 21 लाख के लिए, लायबिलिटी 5 लाख के लिए, मतलब बेसिकली हमें पेमेंट कितनी करनी चाहिए थी? 16 लाख की पेमेंट करनी चाहिए थी। हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 20 लाख। एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं एक्स्ट्रा पेमेंट? Goodwill। गुडविल सर, गुडविल कितनी गुडविल है? 4 लाख। गुडविल डेबिट फॉर। तो सर इस क्वेश्चन में बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं हम। हमने सेकंड एंट्री से कैलकुलेशन स्टार्ट करी, फिर फर्स्ट एंट्री की कैलकुलेशन पर पहुंचे, उसकी हेल्प से फिर हमने गुडविल कैपिटल कैलकुलेट करा। लेकिन एग्जाम में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अब सेकंड एंट्री पहले कराओ और ये एंट्री बाद में करो, ऐसे नहीं करना। एंट्री पहले यही होगी, उस अमाउंट जो नहीं पता उसको स्किप करते हुए चलेंगे,
और फिर सेकंड एंट्री का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, फिर वापस फर्स्ट एंट्री पर आएंगे। ऐसी एंट्री में आपको हमेशा यहाँ पर गैप छोड़ के चलना है। गुडविल आए तो भी यहाँ लिख दो, कैपिटल जरूरत हो जाएगी एक लाइन छोड़ दो, मतलब जैसे आपने मशीन लिखा 6 लाख, एक लाइन छोड़ के लिख दो टू शेयर टू सेंट्रिक रेट, हम एक लाइन छोड़ दिया करो। Yes. डेबिट है तो गुडविल लिख दिया, क्रेडिट है तो कैपिटल लिख दिया, वो लाइन दोनों यूज हो जाएगी। फिर हमारी बात, अब पूछिए क्या पूछ रहे हो? सर डायरेक्ट कैलकुलेट करके नहीं लिख सकते? कर सकते हो। क्लियर हो गई बात? पढ़ सकते हैं जी आगे? सर एक मिनट। Question number 8. Edu Limited purchased machinery of rupees 5 lakh from Gate Limited and paid as follows. तो 5 लाख की मशीन खरीदी है हमने और पेमेंट इस तरीके से कर रखी है। फर्स्ट एंट्री तो कर सकता हूं मैं, बिल ना क्वेश्चन इतना पढ़ते ही Yes. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गेट लिमिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गेट लिमिटेड। कितना अमाउंट लिखे हैं इसमें? 5 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू गेट लिमिटेड 5 लाख। सेकेंड एंट्री बताओगे डेबिट साइड में क्या आएगा? जो क्रेडिट होता है सर फर्स्ट एंट्री में वही डेबिट होना है सेकंड एंट्री में, वेंडर सेम अमाउंट। अब पढ़ लेते हैं आप क्वेश्चन। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि 25,000 इक्विटी शेयर इशू हो रहे हैं, 2 रुपए प्रीमियम। लिख सकता हूं मैं क्रेडिट साइड में? Yes. तो इक्विटी शेयर इशू है तो क्या लिखूं? इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बताया, क्या मल्टीप्लाई में क्या 10 25,000. तो शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, इश्यू प्राइस कितना भी हो। उसके बाद क्या लिखूं? SPR. कितने रुपए एसपीआर? 25,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए फेस वैल्यू शेयर कैपिटल। 25,000 शेयर हैं, 2 रुपए प्रीमियम एसपीआर। पॉइंट बी पे आ जाओ Yes. सर। 1.5 लाख रुपए का बीपी एक्सेप्ट करा, 2B. बिल्स पेबल इज द लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्लूड क्रेडिट। एग्जांपल फॉर्म लिखना है बिल्स पेबल। पॉइंट सी में लिखा है जी बैलेंस बाय इशूइंग अ पीडीसी पोस्ट डेबिट चेक ऑफ 1 मंथ ऑफ 50,000। क्या लिखूं उसके लिए? Bank. सर मैंने चेक इशू करा तो मेरा बैंक बैलेंस ही तो कम होगा, मैंने डेट आ दी 1 महीने बाद की। पीडीसी क्या है जी? पोस्ट डेबिट चेक। मैं सामने वाला पेमेंट मांग रहा है, मैं कहीं पेमेंट अभी है नहीं, वो कहता है मैं अभी स्पेशल लेने के लिए आया हूं, तो दूर से दोबारा आऊंगा क्या? तो मेरा पेमेंट मेरे पास आने वाली 1 महीने के अंदर अंदर, आपको मैं चेक दे रहा हूं लेकिन डेट आओ 1 महीने बाद। सामने वाला 1 महीने से पहले वो चेक बैंक बढ़ा नहीं सकता, Yes sir. Partially. ठीक है नहीं, बाउंस हो जाएगा। पीडीसी कहता है नहीं पोस्ट डेबिट चेक, अल्टीमेटली हमारा बैंक बैलेंस ही कम होगा। तो सर इसमें डेट क्या आएगी? हां जी, इसमें जिस दिन चेक इशू करा उस दिन की डेट आएगी, ठीक है नहीं। चेक करो डेबिट क्रेडिट इक्वल आ रहा है कि नहीं? सर जिस दिन के चेक इशू हुआ Yes, sir. और जिस दिन चेक मैंने दिया सर एक बार ऐसा ना देखो 1 महीने अब सुनो ध्यान से भाई। आज मान लीजिए मैं किसी को आज की डेट का चेक दूं, सुनना ध्यान से। एक कंफ्यूजन बच्चों को क्या हो रही है कि सर जब चेक पर 1 महीने बाद की डेट है तो अब आज की डेट में इसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, यहाँ कंफ्यूजन हो रही है। तो सुनिए ध्यान से। मान लीजिए मैं आज किसी को चेक दे रहा हूँ आज की डेट का, तो आप आज ही रिकॉर्ड करोगे? Yes. कोई गारंटी वो आज ही जमा करेगा बैंक में? No. एक चेक की वैलिडिटी 3 मंथ्स होती है, वो होता है 1 महीने बाद जमा करे, 2 महीने बाद जमा करे, 3 महीने बाद जमा करे, हमें थोड़ा पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ही एस्पेक्ट पर जितनी नॉलेज हमें उसी बेस पे हम एंट्री कर सकते हैं। भाई मैंने इसको चेक दे दिया तो मैं मान के चलो मेरा आज ही बैंक बैलेंस कम हो गया, मान मेरे बैंक में 5 लाख रुपए थे, 50 लाख का चेक काट दिया मैंने, तो मान के चलो मेरे में 8,000 लाख रुपए, मैं तो ऐसे मान के चलूँ आज ही, भले वो पैसे आज निकाले या 10 दिन बाद 20 दिन बाद निकाले, तो हम अकाउंटिंग करते हैं अपने हिसाब से। क्रेडिटर कब पेमेंट ले हमें उससे मतलब नहीं। समझ में आ गई बात? सेम केस पीडीसी में, तो मैंने आज चेक दे दिया तो मैं आज ही अपना बैंक बैलेंस कम हो गया ऐसा मान लो, और 1 महीने के बाद वो कभी भी जमा कर सकता है, और
उसका 1 महीने के बाद जस्ट जमा करते उसका 2 महीने बाद जमा करें, ठीक है, उस पर हम रिकॉर्ड, इसीलिए तो हमने चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास में बीआरएस, कि चेक इशू की और प्रेजेंटेशन की डेट कभी सेम ही नहीं होती, इससे डिफरेंस होता है। सर फिर ये टू बैंक की जगह पर चेक इन हैंड भी तो हो सकता है। चेक इन हैंड किसे कहते हैं दोस्त? चेक इन हैंड वो होता है जो हमें कस्टमर से मिला हुआ है, उसे कहते हैं चेक इन हैंड। अगर तो हमारा जिसको चेक मिला है ना वो बोलेगा इसको चेक इन हैंड। सर ये अगर तो हमारे पे पोस्ट डेटेड चेक होगा तो चेक इन हैंड लिखेंगे। हमें मिला है किसी से, हाँ तो चेक इन हैंड बोलेंगे उसको, बिल्कुल सही। डेबिट कार्ड चेक करो इक्वल आ रहा है कि नहीं? ये सर आ रहा है। यहाँ हो गया 2.5 लाख, यहाँ हो गया 0.5 लाख, 3 लाख हो गया ये, और 5 लाख डेबिट कार्ड करो, ठीक। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं जी। Advocate issued 2000 shares of rupees 10 each, credited as fully paid up to the promoters for the services rendered to incorporate the company, and also issued 1500 shares of rupees 10 each, credited as fully paid to underwriters for their underwriting services. समझे ध्यान से? पहले अंडरराइटर्स डिस्कस करें। अंडरराइटर्स कौन होते हैं सर? ब्रोकर्स होते हैं, जिसका काम होता है हमारे शेयर्स बिकवाना, सिर्फ शेयर्स वाले काम में, इसलिए इसको ब्रोकर की जगह बस आप नया वर्ड इन्वेंट कर रखा है क्योंकि थोड़ा सा अनएथिकल लगता है ब्रोकर वर्ड। कंपनी के केस में अंडरराइटर कहते हैं। अंडरराइटर एक बैंक हो सकता है क्योंकि बैंक भी शेयर्स ब्रोकिंग का बिजनेस करता है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक में सेविंग अकाउंट भी खुलता है, आईसीआईसीआई बैंक में डीमैट अकाउंट भी खुलता है। डीमैट अकाउंट खुला जाता है शेयर्स वगैरह परचेज करने के लिए। तो मैं आईसीआईसीआई बैंक से डील करता हूं कि मेरी कंपनी के शेयर्स इशू हो रहे हैं, आपके पास सपोज 2 लाख लोग हैं जिन्होंने आपके थ्रू शेयर्स का अकाउंट खोला हुआ, आप उनको रिकमेंड करें हमारी कंपनी के शेयर्स ताकि वो खरीदें, और आईसीआईसीआई बैंक उसके बदले में एक कमीशन चार्ज करेगा। सपोज 10 रुपए का शेयर है तो 50 पैसे वो पर शेयर जितने बिकवाएगा उतने पैसे लेंगे, वो अंडरराइटर्स होते हैं। इनको जो कमीशन देते हैं, बेसिस में हम एग्जांपल दिया 50 पैसे, तो हम कंपनी के पास ऑलरेडी देखो फंड्स होते तो शेयर से इशू क्यों करते, तो कंपनी से बात करके चलती है, देखो जी आपको पैसे वैसे नहीं देंगे, पर शेयर 50 पैसे फिक्स हो गया, जितना कमीशन बनेगा आपका उतने इक्विवेलेंट आपको शेयर्स दे देंगे, पैसे नहीं देंगे। समझ आ रही है बात? सर एक बार तो बात सुनो। अंडरराइटर्स कौन है जी? जो हमारा काम शेयर्स बिकवाने का करते हैं, तो शेयर बिकवा रहा है जो पर्सन, उसको हम कमीशन दे रहे हैं। एग्जांपल दिया मैंने 10 रुपए का शेयर है तो 50 पैसे कमीशन फॉर एग्जांपल। तो मान लीजिए उसने हमारे 1 लाख शेयर बिकवा दिए, तो 50 पैसे पर शेयर, तो हम उसे कितने रुपए देंगे? इतने रुपए देंगे, बट हमने पहले से बात कर रखी है आपको पैसे नहीं मिलेंगे, इसके इक्विवेलेंट आपको शेयर्स दे देंगे। अब शेयर 10 रुपए का, तो कितने शेयर दे दें इसको? 5000 शेयर दे देंगे इसको। यस सर। तो हिसाब साफ हो जाएगा। अब उस 5000 शेयर्स जो इशू कर रहे हैं अंडरराइटर को, उसकी एंट्री पूछिए क्वेश्चन। समझ आ रही है बात? यस सर। सर हाँ जी। सर शेयर्स तो या फिर पैसे तो उसमें डिफरेंस क्या होता है? कैश देखो, शेयर्स कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए, कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए अंडरराइटर को, इसमें कंपनी के पास है ना पैसा, एक्चुअल में पैसा नहीं है, कैश दिन में दे देगा, एक दोनों की वैल्यू इक्विवेलेंट है, लेकिन देखो कंपनी प्रेफर करेगी शेयर्स देने में क्योंकि इस टाइम ऑलरेडी कंपनी में शॉर्टेज है, तभी वो शेयर्स इशू कर रही है। जैसे अभी जो टॉपिक कंप्लीट करा हमने, इशू ऑफ शेयर कंसेशन अदर देन कैश, मशीन खरीद रहे हैं मतलब में कैश ना देकर के शेयर्स दे रहे हैं, बात तो एक ही है, लेकिन बात एक कैसे नहीं है, क्योंकि कैश अरेंज करना बड़ा मुश्किल काम है और शेयर्स इशू करना, सामने वाले को कहा भी हाँ इतने शेयर्स दे रहे हो, कंपनी ने बस शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया उसके नाम पर कि वो भी ओनर बन गया, तो फिर उसमें भी बढ़ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, पैसे ना देने पड़े क्योंकि फंड्स की जो है कमी होती है उसमें जो कंपनी शेयर। वो तो अंडरराइटर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना कि अगर वो पेमेंट डेफिनेटली जब तो वो हमारा काम, हम अकाउंटेंट है, डाउट ये है कि अंडरराइटर एग्री नहीं कर रहे तो हम हमारा अकाउंटेंट का काम थोड़ी ना हो भाई हमें बोला जाए कि सर कैश में देना एक्सपेंशन को, पैसे कैश में दे देंगे तो कैश अकाउंट में एंट्री करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है शेयर्स में दे तो शेयर्स में एंट्री करते हैं, वो एग्री होना हो तो हमारा काम ही नहीं। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, जिससे उन्होंने शेयर्स बिकवाए और हमारी पेमेंट ही होगी, हमें पैसे दे दें, ये पहली एंट्री होती है। आपका आंसर ये सर पैसे ले रहा है वो तो शेयर्स नहीं ले रहा, ये वाली एंट्री कर दो।
अंडरराइटर टू कैश, अब पैसे ले रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर ले रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे इशू कर रहा है तो एसपीआर पे, ठीक है। यस सर। अंडरराइटिंग कमीशन एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट और कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। कैसे देना तो कैश अकाउंट, कैश वाला बहुत इजी है, बेसिक है, 11th क्लास में सीख चुके हैं, इसलिए वो 12th में रिपीट नहीं है। अंडरराइटर को शेयर्स दें तो एंट्री क्या होगी, इसलिए उसकी एंट्री है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 1500 शेयर्स इशू करें तो नोट कर लीजिए आंसर आप, सभी में 15,000 नोट कर लीजिए आंसर। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है ना? हाँ लास्ट वाला क्वेश्चन अभी सर कंबाइनिंग पे कर सकते हैं। सर दोनों एंट्री करनी है। हाँ दोनों एंट्री करनी है। पूछना है? Underwriting commission account debit to underwriters account. Next entry underwriters account debit to equity share capital account. कमांड एंट्री पढ़ के देखो क्या बनी? अंडरराइटर्स कमीशन डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल। सही है। अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कमांड एंट्री है। कमांड एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि जिस दिन शेयर इशू हो गए उन्होंने बिकवा दी हमारे शेयर, ये उस दिन एंट्री होनी है और उनको जिस दिन शेयर इशू करेंगे उस दिन की एंट्री होनी है। डेट रेयरली ही मैच करेगी, फॉर्मेट भी काफी होती है, प्रोसीजर काफी लंबा करता है। एक कंपनी जनरली 3 से 4 अंडरराइटर की अपॉइंट करती है, तो कुछ शेयर किसी ने बिकवाया, कुछ शेयर किसी ने बिकवाया, तो सबसे बाइफरकेट होगा। हो सकता है कुछ पेमेंट कैश में करे, कुछ पेमेंट शेयर्स में करे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए टाइमिंग सेम नहीं होती, मैच नहीं करती। सीए इंटर में चैप्टर आता है अंडरराइटिंग कमीशंस के नाम से, उसमें अकाउंटेंट होते हैं अंडरराइटर, उसमें हम अकाउंटिंग सीखते हैं अंडरराइटर्स कैसे अकाउंटिंग करना है। 11th 12th में नहीं है, ग्रेजुएशन में नहीं है। पढ़े जी आगे? यस सर। ध्यान से देखें। तो जो हमारे एम्प्लॉय काम करता है उसको हम सैलरी देते हैं कंपनी के अंदर। मैनेजर जॉब कर रहा है उसको हम पेमेंट कर रहे हैं, रेम्युनरेशन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं। जिसने कंपनी स्टार्ट करी, जिसका इनिशिएटिव था, जिसका आइडिया था मेन, वो पैसा लगाएगा तो उसको शेयर्स मिलेंगे। लेकिन जो बाकी काम कर रहा है, भागा दौड़ी कर रहा है, रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा है, एज अ प्रमोटर, एज अ ओनर, उसको सैलरी तो नहीं मिल रही, उसको क्या मिल रहा है? तो ऐसे केस में बदले में हम उसको फ्री में शेयर्स देते हैं। रिपीट, जो बिजनेस का प्रमोटर होता है, प्रमोटर वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जिसका मेन इनिशिएटिव है, जिसका आइडिया है। जैसे सचिन बंसल फ्लिपकार्ट में, धीरूभाई अंबानी रिलायंस में, जिसका इनिशिएटिव है, जिसका आइडिया है बेसिक, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं प्रमोटर। प्रमोटर ने जो आइडिया लगाया, जो बिजनेस स्टार्ट करा, जो मेहनत करी, उसके बदले में उसे रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? तो वो पैसा लगाएगा तो शेयर्स मिलेंगे, वो तो सभी को मिल रहे हैं। मान लीजिए मैंने कोई कंपनी खोली, 10 लाख रुपए मैंने लगाया, 10 लाख रुपए बराबर शेयर्स मिल जाएंगे मेरे को। 10 लाख रुपए इन्होंने भी लगाए, इनको भी शेयर्स मिल गए, तो फिर इनमें मुझे फर्क क्या रह गया? भाई मैंने आइडिया लगाया बिजनेस में, सारा इनिशिएटिव मेरा था, तो कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना। तो एक्स्ट्रा में क्या करेगा? कंपनी से ही उसको फ्री में शेयर्स अलॉट कर दिए जाएंगे, जिसको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। तो उसकी एंट्री सीख रहे हैं कि ऐसे केस में क्या एंट्री होती है। तो बेसिकली जो बिजनेस प्रमोटर ने जो पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, जो मेहनत करी बिजनेस के अंदर, उसके लिए उसके में क्या बेनिफिट कंपनी को मिला? कंपनी की गुडविल बनी है। जो प्रमोटर ने बिजनेस में को इनिशिएट करने में आइडिया लगाया, उसका नाम बनाया, उसकी मेहनत करी उस कंपनी के नाम पर, तो कंपनी की गुडविल बनी। इस खर्चे को हम गुडविल का नाम दे रहे हैं। फ्री में शेयर्स दे रहे हैं प्रमोटर को, ये बेसिकली एक्सपेंस है कंपनी के लिए, इसको एक्सपेंस ना बोल करके हम गुडविल का नाम दे रहे हैं। हम ऐसा ट्रीट कर रहे हैं इसको कि कंपनी की गुडविल बनाई है इसने। ये समझ लीजिए कि हमने इससे गुडविल खरीदी है, जो प्रमोटर है उसने जो गुडविल खरीदी है, इस तरीके से ट्रीट करके उसको रिकॉर्ड किया जाता है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आगे ये भी 2 पार्ट में होगी। क्वेश्चन फिर से पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 9 फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। कंपनी इशूड 2000 shares of rupees 10 each, creditors fully paid to the
promoters for the services rendered to incorporate the company. 2000 शेयर है सर, 10 रुपए का एक। क्वेश्चन में इक्विटी मेंशन नहीं है, हम मेंशन नहीं करेंगे। इस वाले में भी इक्विटी नहीं लिखा था, हटा दो यहाँ से इक्विटी, क्वेश्चन में इक्विटी नहीं लिखा। गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर पहले वो इसी में एंट्री कर सकते हैं, नहीं, जैसे आपने पहले वो बाद में लिखा था राइटर्स वाला, फिर आपने पहले वो कर दिया वो कर। ये तो सीक्वेंस ही है ना, पहले खर्चा बुक करूंगा मैं। नहीं सर मैं ये कह रहा जैसे क्वेश्चन में। अच्छा ये वाली के ये वाली ऐसा पूछ रहे हो? हाँ अच्छा इसमें तो खैर दो मर्जी कर सकते हो, लेकिन इनका सीक्वेंस यही रहेगा, पहले ये फिर ये। क्वेश्चन में प्रमोटर और डायरेक्टिंग कमीशन दोनों दे रखे हैं, तो आप या तो ऐसे 1 2 3 4 या फिर ऐसे 1 2 3 4। सर GW क्या है? गुडविल। पेज 145 जो टॉपिक हमने अभी भी कंप्लीट करा उसी के सारे एमसीक्यू करते हैं जी। हैंड टू हैंड टॉपिक बिल्कुल फर्स्ट क्लास पक्का हो जाएगा। 145 पेज नंबर, टॉपिक दिया हुआ है जी इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, मिल गया सबको टॉपिक 145 पेज पर। ठीक है, आंसर सारे दे रखे हैं, टिक नहीं करना है आपको। When shares are issued for purchase of assets, आप ट्राई करेंगे जी अर्जुन आगे बताइए कौन सा आंसर आना चाहिए सर? हाँ जी वेंडर, जिससे पूछो वही बताया है ना। एक आंसर आया जी वेंडर, आप कार्तिक को आंसर देना चाहेंगे? यश वेंडर सही नहीं है, अब ट्राई करें। सर सन्ड्री असेट्स। शेयर कैपिटल सुनिए सर जब हम सन्ड्री असेट्स परचेज करते हैं तो एंट्री तो यही होती है, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि क्रेडिट क्या करना है, तो वेंडर अकाउंट क्यों गलत है? क्वेश्चन को पूरा पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में सिर्फ परचेज असेट करी ऐसा नहीं बोला, शेयर्स आर इशूड तो वेंडर तो टेम्परेरी अकाउंट है, खुद देख लो तो जाना है। अल्टीमेट एंट्री क्या बननी है जब शेयर, सिंपल सी बात है, व्हेन शेयर्स, क्वेश्चन कैसे पढ़ो, व्हेन शेयर्स आर इशूड डैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। शेयर कैपिटल, शेयर इशू हो रहे हैं तो क्रेडिट क्या होगा? शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। क्वेश्चन ऐसा पूछा होता फॉर परचेज ऑफ असेट्स डैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड तो वेंडर लिखते। समझ आ रही है बात? शेयर इशू की बात नहीं होती क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ परचेज की बात होती है असेट्स के, तो वेंडर अकाउंट आंसर आता। ऐसे बहुत क्वेश्चन होते हैं जी एमसीक्यू में जहां पर हमें आंसर्स पता होता है फिर भी एग्जाम में गलत आता है। इसमें एग्जाम में वेंडर टिक करके आते हैं, करा के सोचते हैं मेरा तो सही। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आ गए जी हम। व्हेन शेयर्स आर इशूड टू प्रमोटर्स, कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? शायद आपकी बारी, आप बता। सी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट करें, आप बता। शेयर कैपिटल, आप बता। सी प्रमोटर। सी ऑप्शन प्रमोटर, आप बताएं। सर आप चेंज करना, बताओ क्या चेंज हो गया किसी का? गुडविल अभी तो पढ़ाया। सर वो तो शेयर तो इशू है, देखो शेयर आर इशू, शेयर लिखना है। When shares are issued, which account will be issued to promoters? जब हम promoters को शेयर इशू करते हैं तो गुडविल अकाउंट डेबिट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। प्रमोटर इज अ टेम्पररी अकाउंट, प्रमोटर इज अ टेम्पररी अकाउंट। अच्छा आपसे मान लीजिए कुछ जाने सुनना, जब हम शेयर्स अलॉट करते हैं इन्वेस्टर को, सेकंड एंट्री होती है उसकी शेयर्स अलॉट करने की, वो एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। तो आपसे पूछा जाए जब शेयर्स इशू करते हैं, शेयर्स अलॉट करते हैं तो डेबिट क्या होता है? तो शेयर एप्लीकेशन नहीं बोलना आपको, बैंक बोलना है। शेयर एप्लीकेशन तो टेम्पररी अकाउंट है,
तो खुला क्लोज हो गया। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस जो अल्टीमेट कंक्लूजन है वो मतलब हमारा आंसर होता है, टेम्पररी अकाउंट आंसर नहीं होता। समझ आ रही है बात? यस सर। तो इसलिए इसका आंसर जो है डेबिट पूछा हुआ है तो गुडविल है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन में क्रेडिट पूछा होता तो प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल। ए ऑप्शन शेयर कैपिटल। अभी तो बताया प्रमोटर टेम्पररी अकाउंट है, यस ठीक है। यस सर। तो आप ये कर सकते हो, ए ऑप्शन में लिखा है ना शेयर कैपिटल, वहां पे लिखो ब्रैकेट में क्रेडिट। ऑप्शन ए लिखा है शेयर कैपिटल, वहां लिख लो ब्रैकेट में क्रेडिट सी आर। और जो डी का ऑप्शन है गुडविल, वहां जो लिख लो ब्रैकेट में डी आर। डी ऑप्शन जो गुडविल है उसके ब्रैकेट में डी आर, और जो ए ऑप्शन है शेयर कैपिटल उसके ब्रैकेट में सी आर। ध्यान रहेगा? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जिससे पूछूं वही आंसर दे, सारे ना बोले। अंडरराइटिंग कमीशन नहीं पे किया जाता इनमें से किसी भी शेयर पर, कौन सा है वो ढूंढना है। कहां पे आपकी बारी है? एम्प्लॉइज पीछे आगे दीपिका। ऑल ऑफ द, ध्यान से देखिए दीदी, यहां सुनो। मान लीजिए मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं अपने जानकार से, तो क्या मैं ब्रोकर को कमीशन दूंगा? ब्रोकर के पास मैं कब जाता हूं? सर मेरी नॉलेज में कोई ऐसी प्रॉपर्टी है ही नहीं, कोई जो प्रॉपर्टी बेच रहा हो, मेरी नॉलेज में ही नहीं, तो मैं ब्रोकर के पास, एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता हूं कि भाई मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी दिखवाओ। प्रॉपर्टी दिखवाता है 8-10, उसमें से मैं पसंद करता हूं तो मैं कमीशन दूंगा उसको, उसने मेहनत करी। अगर मेरे पास कोई जानकार है उसको प्रॉपर्टी बेच रहा है, मेरा कोई रिलेटिव, मैं उससे खरीद लेता हूं डायरेक्ट प्रॉपर्टी, तो क्यों कमीशन दूंगा किसी प्रॉपर्टी डीलर को? तो मैं आ रही है बात? यस सर। कमीशन वाला भी यही, एजेंट भी ऐसे ही है। अगर मैं अपने एम्प्लॉइज को शेयर्स दे रहा हूं तो क्यों कमीशन दूंगा उसको? अपने प्रमोटर्स को शेयर्स दे रहा हूं तो क्यों कमीशन दूंगा उसको? अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स को शेयर्स दे रहा हूं तो क्यों कमीशन दूंगा उसको? इन लोगों को तो जानते हैं ना हम पहले से ही। अगर हम शेयर्स पब्लिक को इशू कर रहे हैं, पब्लिक को नहीं जानते हम, तो कमीशन देंगे। तो इन तीनों ही केसेस में अंडरराइटर को कमीशन नहीं दिया जाएगा। आंसर है ऑल ऑफ दिस। क्लियर हो गई बात? यस ध्यान रहेगी। लास्ट हर्ष आपकी बारी है। राइट शेयर्स आर इशूड। देखो राइट शेयर्स में ध्यान से क्या है, ध्यान से देखिए। तो एबीसी तीन पार्टनर है, मान लीजिए एबीसी के तीनों पार्टनर्स है फर्म के अंदर। हम तीनों ने पैसा लगा रखा है बिजनेस के अंदर और पार्टनरशिप अपनी चला रहे हैं। हमें और ब्रांचेस खोलनी है और पैसों की जरूरत है, लेकिन रिस्की बिजनेस है हमारा। टाइप बिजनेस इस टाइप का जो बहुत रिस्की है, तो हम लोन लेने से घबराते हैं क्योंकि लोन रिफंड करना ही पड़ेगा बैंक को, प्रॉफिट हो या ना हो, पैसा डूब गया तो भी रिफंड करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम चौथा फ्रेंड ढूंढते हैं, उसको हम पार्टनर बना लेंगे, वो पैसा लगाएगा और फिर तो ओनरशिप बराबर चार होगी, पैसा डूबा सबका डूबेगा, टेंशन नहीं कि वापसी करने करना। तो हमने म्यूचुअली तीनों ने मिलकर के चौथे पार्टनर को, डी पार्टनर को पार्टनर बना लिया। चारों मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना। 2-3 साल और बीते, चारों ने पैसा लगा रखा है। अब अगेन एक और ब्रांच खोलनी है, उसके लिए और पैसों की जरूरत है। तो मिस्टर डी ने अपने फ्रेंड ई को लिया और कहते हैं ये भी पार्टनर है आपसे। एबीसी ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। वो क्या बोलेंगे, भाई अगर पैसों की जरूरत थी, भाई डी को कहते हैं एबीसी, अगर पैसों की जरूरत थी तो पहले हम आपस में डिस्कस करेंगे ना। हो सकता है हम चारों मिलकर ही पैसा इकट्ठा कर लें, जरूरत ही ना पड़े 5वें पार्टनर को लाने की। प्रॉफिट 5 लोगों में बटेगी, बेकार चीज है। 4 लोगों में बटे तो बढ़िया, दाने मिलेगा प्रॉफिट सबको। ठीक बात है? Yes, sir. समझ पा रहे हो चीज? सेम चीज कंपनी में है सर। एक कंपनी में मान लीजिए 10 लाख शेयर्स हैं। क्या जरूरी 10 लाख शेयर होल्डर भी हो? जरूरी तो नहीं है। No, हो सकता है sir. किसी एक पर्सन के पास 100 शेयर है, किसी के पास 1000 शेयर है, किसी के पास 1 शेयर है, तो शेयर होल्डर्स तो कम ही होंगे इससे। यस सर। 10 लाख शेयर्स हैं, मैं मान लेता हूं कि 10,000 शेयर होल्डर, 10 लाख शेयर्स हैं टोटल और 10,000 शेयर होल्डर, मतलब ऑन एन एवरेज सबके पास 100 शेयर है ऑन एन एवरेज। सही है? अब कंपनी में और पैसों की रिक्वायरमेंट है और ब्रांचेस खोलनी है। अगर पब्लिक में शेयर, अभी क्या होता है, जितना प्रॉफिट होता है लोगों में बढ़ता है। अभी ऐसा प्रॉफिट जितना भी होता है इन 10,000 लोगों में बढ़ता है। इसके पास ज्यादा शेयर है तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, इसके पास कमीशन से प्रॉफिट कम मिलेगा, क्योंकि बढ़ेगा इन 10,000 लोगों में। अब कंपनी को और पैसों की जरूरत है, अगर पब्लिक में शेयर इशू करेंगे तो और शेयर होल्डर बढ़ जाएंगे, यस है ना? मतलब प्रॉफिट 10,000 लोगों की बजाय 15,000 लोगों में बढ़ेगा प्रॉफिट, तो हर एक को कम मिलेगा। यस तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, नए शेयर्स इशू करती है, तो इन्हीं लोगों को शेयर्स इशू करती है। मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उन्हीं को ऑफर किया जाता है। कंपनी को और पैसों की जरूरत है, आपको पहले हम ऑप्शन दे रहे हैं कि आप शेयर सब्सक्राइब करो और
उससे क्या होगा कि ये तो बढ़ेगा लेकिन ये नहीं बढ़ेगा। शेयर्स तो बढ़ेंगे, 10 लाख की जगह 15 लाख शेयर्स हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ शेयरहोल्डर्स 10,000 के 10,000 ही रहेंगे। प्रॉफिट उन्हीं लोगों में बढ़ेगा तो ज्यादा बढ़ेगा। सेम पार्टनरशिप वाले कॉन्सेप्ट है। इस तरह हमें और कैपिटल चाहिए तो नए लोगों को पार्टनर क्यों बनाए, उन्हीं पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर से और पैसा अगर फंड रेज हो सकता है तो अच्छी बात है। सर मान लीजिए मुझे राइट इशू का ऑफर आया हुआ है, मुझे नहीं लेने में नहीं लो, मेरी मर्जी, कोई कंपल्सन थोड़ी ना। यस सर। जैसे डी को कह रहा है कि और बिजनेस में पैसे की जरूरत है तो एबीसी सारे मिलकर पैसा लगाएं या ना लगाने का ऑप्शन है, ये नए पर्सन को पार्टनर बना दो। समझ आ रही है बात? तो राइट इशू किसको कहते हैं? राइट का मतलब अधिकार से मतलब है यहाँ पर कि अधिकार है मेरा, मैं एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं तो राइट इशू मुझे किया जाएगा। सिर्फ मेरे पास अधिकार है शेयर्स को अलॉट करने क्योंकि मैं एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं, इस नए पर्सन को नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? यस सर। अब ऐसे बताता हूं उसके अंदर इसकी क्या, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है हमारे कोर्स के अंदर, ग्रेजुएशन में आते हैं राइट इशू के। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए मुझे अलॉट किया गया कि मैं शेयर ले सकता हूं, तो जनरली राइट इशू जो होता है वो जनरली कम प्राइस पे होता है क्योंकि अपने ही लोगों को शेयर्स इशू किया जाता है। तो ऐसे केस में एक पर्सन किसी और को अपना राइट बेच सकता है। मतलब मान लो 10 रुपए फेस वैल्यू और 2 रुपए एसपीआर, मुझे शेयर ये 12 में दिया जा रहा है, मेरे पास राइट है कि मैं खरीद सकता हूं उसके शेयर। मार्केट में इस शेयर की वैल्यू मान लीजिए 20 रुपए, तो मुझे पता है मैं शेयर्स खरीदते 8 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा मेरे को, 12 में खरीदूंगा और चाहूं तो तुरंत बेच दूं 20 में, प्रॉफिट हो जाएगा 8 रुपए का। और मेरे पास मान लीजिए 100 शेयर्स का राइट आया हुआ है तो 800 रुपए कमा लूंगा मतलब, ठीक। लेकिन मेरे पास 12 रुपए है नहीं लगाने के लिए, तो मैं अपना राइट किसी और को बेच सकता हूँ। उससे तो मैंने 5 रुपए में बेच दिया कि 100 शेयर्स का राइट है मेरे पास, तो मैं बेच रहा हूँ 5 रुपए, 500 रुपए में दे दो, अब तुम्हारे पास राइट है तुम खरीद सकते हो। वो पर्सन खरीद लेगा 100 शेयर और 12 में 20 में बेच देगा, तो राइट शेयर्स बेचे भी जा सकते हैं। समझ में आ गई बात? मतलब मुझे राइट इशू मिला हुआ है तो मैं खरीदूं 12 में और रखे रखूं फ्यूचर तक, ऐसा भी कर सकता हूं। या 12 में खरीद लिया, तुरंत मार्केट में शेयर मार्केट में 20 में बेच दिया, या अपना राइट ही किसी और को बेच दिया। ये 3 चीजों की एंट्रीज होती हैं, इसकी कैलकुलेशंस होती हैं, पढ़ेंगे सीनियर क्लास में। क्लियर हो गई बात? यस सर। वापस क्वेश्चन पर आते हैं जी। फोर्थ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राइट इशू किसको, राइट शेयर्स किसको इशू किए जाते हैं? बताइए कौन सा आंसर है? Existing शेयर ऑप्शन एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। क्वेश्चन 5 पर आ गई इशू ऑफ बोनस शेयर्स। चलिए बोर्ड पर देखें। थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, शायद कुछ बच्चों को समझ में ना आए, अब फिर पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। बोनस इशू क्या है, क्यों है? तो 10 करोड़ रुपए के शेयर इशू करें, 10 करोड़ रुपए हमारे पास बैंक बैलेंस आ गए, इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे बिल्डिंग मशीन फर्नीचर वगैरह में, मैं इसको बोलूँ यहाँ पे एसेट्स है 10 करोड़। साल कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट हुआ 3 करोड़ रुपए का। बैलेंस शीट कुछ ऐसी दिखेगी फिर। यस सर। शेयर कैपिटल एज इट इज, 3 करोड़ का प्रॉफिट, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सेटलमेंट 13 करोड़ रुपए की, डेबिट को एसेट लायबिलिटी को होनी चाहिए, ठीक। अब शेयरहोल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको डिविडेंड मिले। सपोज हम 2 करोड़ रुपए का डिविडेंड बांटना चाह रहे हैं, 2 करोड़ रुपए का, लेकिन डिविडेंड कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम कैश के अलावा किसी और फॉर्म में दे सकें। फॉर एग्जांपल प्रोप्राइटरशिप है, प्रोप्राइटरशिप में ओनर को कुछ ना कुछ पैसा घर लेके जाना होता है खर्चों के लिए। सपोज बिजनेस में काम डाउन चल रहा है तो कुछ जो सामान है कुछ वही ले गया, सपोज राम स्टोर जनरल स्टोर है तो वही सामान अपने घर लेके जाएगा, कुछ वही ड्राइंग्स हो गई, या कुछ सामान नहीं बिक रहा तो वो अपने घर ले गया, अब पर्सनल बेस पर बेच लिया। मतलब प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में तो ओनर्स के पास ऑप्शन होता है कि वो ड्राइंग्स करें, वो जरूरी नहीं है कैश की फॉर्म में ही करें। सही बात है? लेकिन कंपनी में तो ऐसा नहीं कर सकते सर, लाखों शेयर होल्डर्स हैं। मान लीजिए रिलायंस बिक रही है फॉर एग्जांपल, तो ये नहीं कि शेयर होल्डर्स में हम रिलायंस फ्रेश की सब्जियां बांट दें, कैश ही देना पड़ेगा। तो सर 2 करोड़ रुपए का डिविडेंड देने के लिए 2 करोड़ रुपए कैश भी होना चाहिए, 3 करोड़ का प्रॉफिट है, इट डजंट मीन कि 3 करोड़ का कैश भी। प्रॉफिट एक्रूवल बेस पे कैलकुलेट होता है। ये पॉसिबिलिटी है कि कंपनी के पास 5 करोड़ कैश हो, उसका सिर्फ 1 करोड़ कैश हो। समझ में आ रही बात? यस। अब सपोज कंपनी के पास कैश है सिर्फ 50-60 लाख रुपए, लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि 2 करोड़ रुपए का
डिविडेंड मिलना चाहिए। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करे, 2 करोड़ रुपए के नए शेयर्स फ्री में बांट देगी शेयरहोल्डर्स। डिविडेंड के बदले इन ल्यू ऑफ डिविडेंड बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं। देखो जी कॉन्सेप्ट क्या होगा, बोनस का मतलब फ्री है, फ्री में मिल रही कोई चीज, बोनस बढ़ते ही समझते हैं। बोनस शेयर्स का मतलब फ्री में शेयर्स इशू किए जाते हैं। फ्री में शेयर इशू करेंगे तो शेयर्स बढ़ेंगे, यस सर, ये 10-12 बन जाएगा। यस सर, फ्री में शेयर बांटना लॉस एक्सपेंस है, प्रॉफिट कम हो जाएगा, यस सर। हमारा कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। शेयरहोल्डर्स को हमने क्या बोला कि सर डिविडेंड दे रहे हैं आपको, फ्री में नए शेयर दे रहे हैं, तो शेयरहोल्डर्स को कुछ तो मिल रहा है कि मेरे पास मान लीजिए पहले 100 शेयर थे, अब 120 शेयर हो गए, 20 शेयर फ्री में मिल गए, मैं शेयर मार्केट में बेच सकता हूं। और कंपनी नहीं दे रही उसको पैसा, लेकिन सेकेंडरी मार्केट होती है शेयर्स की, जो शेयर मार्केट होती है, हम वहां पर उसको बेच सकते हैं जब भी। तो इसको जो ओनर्स को फायदा क्या मिल गया कि मान लीजिए मेरे पास 100 शेयर, तो मुझे 20 शेयर फ्री में मिल गए, अब उन 20 शेयर को बेच करके मुझे डिविडेंड मिल गया एक तरह से। समझ आ रही बात? तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए साइकिल की दुकान है मेरी, एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, मैं उसको सपोज 5 साइकिल देती हूं, तो उसको पता है साइकिल मार्केट में इजीली बिक जाती है, तो 5 साइकिल बेचकर पैसे ले लेगा, वो अपनी सैलरी ले लेगा। तो हम ऐसे ही कर रहे हैं, कंपनी के पास पैसा नहीं है, हमने फ्री में शेयर दे दिए, तो हमने यहाँ की चीज बेसिकली यहाँ शिफ्ट कर दी और हमारी एसेट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। सर मान लीजिए डिविडेंड देते तो क्या होता, वापस सिचुएशन वही वाली कि हमारे पास 2 करोड़ रुपए डिविडेंड देना है और 2 करोड़ रुपए कैश है, तो उस केस में क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा और कैश कम हो जाएगा। उसमें ऐसा होगा कैश दे दिया, कैश कम हो गया, डिविडेंड देते हैं अगर पैसे देते हैं ओनर्स को, शेयरहोल्डर्स को, पैसा कम हो गया और रिजर्व प्रॉफिट कम हो गया, है ना। और हम डिविडेंड नहीं दे रहे, पैसा नहीं है हमारे पास अगर, तो हमने शेयर्स इशू कर दी फ्री। ये कॉन्सेप्ट है, ये बोनस इशू का। अगेन इसकी भी कैलकुलेशन हमारे 11th कोर्स में की ग्रेजुएशन में पढ़ाएंगे, इशू ऑफ बोनस शेयर्स के नाम से सेपरेट चैप्टर आता है। डाउट है कोई यहाँ पर? नो सर, पढ़ेंगे क्वेश्चन। शेयर्स जो इशू कर रहे हैं वो किसको अफेक्ट करता है? ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व्स एंड सरप्लस को अफेक्ट करता है। हमारा सरप्लस रिजर्व कम हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, कंपनी ने एक्वायर कर ली एसेट्स 11,25,000 की, बदले में शेयर्स इशू करे हैं, इक्विटी शेयर लिखा हुआ है, 100 रुपए का एक है, 25% का प्रीमियम है, मुझे फटाफट से इशू प्राइस बता दो। 125। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू करने हैं वो कितने हैं, फटाफट से मुझे फॉर्मूला बता दो। परचेज कंसीडरेशन डिवाइड बाय इशू प्राइस, अब मुझे फटाफट से वैल्यू बता दो। 11,25,000 डिवाइड बाय 120, सॉल्व कर दीजिए फटाफट से। 9,000। आपने भी वहीं से देखा जहां से मैंने देखा? नो सर, खुद कैलकुलेट करा। चलिए पीसी ऊपर आएगा, जितना पैसे देना है हमें, डिवाइड में इशू प्राइस 125 है। इशू प्राइस कैसे निकालते हैं? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। डाउट किसी को? इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। सब क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है जी, एक्स परचेज द रनिंग बिजनेस ऑफ ए फॉर 60,000। हम किसके अकाउंटेंट है, एक्स के या ए के? एक्स। In place of cash, he discharged the PC by issue of equity shares of ₹10 each at a premium of 20%। 10 रुपए फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस बताओ 12 रुपए। 10 रुपीस का 20% 2 रुपए एसपीआर और इश्यू प्राइस फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 12 रुपीस। नंबर ऑफ शेयर कितना, बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ। न्यूमरेटर 5,000, न्यूमरेटर 60,000 सर, पीसी आता है, डिनोमिनेटर 5,000। ऑप्शन नंबर सी 5,000। जो स्पेस है वहां पर नोटिंग कर सकते हैं जी आप लोग, जो ऑप्शंस के बराबर में स्पेस दिया हुआ है वहां पर आप नोटिंग कर सकते हैं इसकी कैलकुलेशन भी, या फिर कॉपी में कर लीजिए आपकी इच्छा। नोटिंग जरूर करा करें। अभी टॉपिक इजी लग रहा है, एग्जाम 3 महीने बाद होना, 2 महीने बाद होना, तब तक ध्यान रखना है। 8th पे आ जाएंगे। यस सर।
कंपनी ने एक्वायर करी एसेट 75,000 रुपीस की, बदले में शेयर इशू करे हैं 10 रुपए फेस वैल्यू, 5 रुपए प्रीमियम। इशू प्राइस कितना हुआ? 15 रुपए। फॉर्मूले में बताओ न्यूमरेटर कौन? 75,000। डिनोमिनेटर कितना? 15। आंसर कितना? 5,000। 75,000 न्यूमरेटर जो कि पीसी है, और डिनोमिनेटर 15 जो कि हमारा इशू प्राइस है। आंसर आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन 9 पे आ जाएंगे। Yes, sir. If vendors are issued fully paid shares of rupees 1 lakh in consideration of net assets of 120, assets ले रहे हैं हम 1,20,000 की, लेकिन शेयर इशू कर रहे हैं सिर्फ 1 लाख रुपए। फायदा हो रहा है? Yes. फायदे को किस नाम से लिखेंगे? बी ऑप्शन। 1,20,000 की असेट्स खरीद रहे हैं हम, और बदले में सिर्फ 1 लाख रुपए के शेयर दे रहे हैं। ये 20,000 रुपए का हमें फायदा हो गया। ये फायदा हमने अपने मेन काम से नहीं कमाया, नॉन रिकरिंग नेचर का, नॉन कोर एक्टिविटी का। ऐसे प्रॉफिट को हम कैपिटलिज्म में डालते हैं। अच्छा, मैं उल्टा कर देता हूँ, 1,20,000 की जगह 1 लाख की जगह 21। तो हम जो ज्यादा पैसे दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, उसको डेबिट कहाँ करेंगे? गुडविल अकाउंट में। ए ऑप्शन आ जाएगा फिर। पैसे कम दे रहे हैं, फायदा कैपिटलिज्म क्रेडिट। पैसे ज्यादा दे रहे हैं, नुकसान गुडविल अकाउंट। ये लोग के बाद यस सर। ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेट एसेट्स, वो लिखिए, नेट अंडरलाइन कर लो। नेट एसेट्स को अंडरलाइन करके लिख लीजिए एसेट्स माइनस लायबिलिटी। नेट एसेट्स को अंडरलाइन करके लिख लीजिए एसेट्स माइनस लायबिलिटी। मतलब उसका एसेट जो है वो 2 लाख रुपए की है, लायबिलिटी 80,000 की, तो नेट अमाउंट दे रखा हूं। ठीक है? यस सर। गुडविल जो है वो सिर्फ बिजनेस के केस में ही आएगी। हमने कोई मशीन खरीदी थोड़ा ना, उसमें गुडविल आ जाएगी, मशीन की गुडविल अच्छी है, ऐसे बिजनेस के केस में नहीं आएगी। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया जी हमारा। चलिए जितना करते हैं आज, टॉपिक